ठीक है बेटा, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो, जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वैसे इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपल है। उसकी कहीं पे क्या पता जरूरत पड़े तो इससे बता देती हूँ कि हाँ, इनवर्स नहीं, निगेटिव ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। निगेटिव ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ये एल डॉट टी डॉट मैं बोल रही हूँ मुझसे, तो आप लोगों को पूरा लिखना है। नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर व्हाटएवर है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then minus of t is also linear transformation, is also linear transformation। ये होता है आपका मीनिंग, ठीक है। तो अब इसके आगे देखो, अब हम आज पढ़ने वाले हैं रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है रेंज स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है रेंज स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आसान भी है और इंपोर्टेंट भी है। नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या होता है रेंज स्पेस, पहले दो रेंज स्पेस पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे नल स्पेस। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस होता है इफ T is the linear transformation from vector space V, or from vector space VF to vector space WF. If T from VF to WF is a linear transformation, the linear transformation, बेटा आप लोग भी डेफिनेशन लिखना मेरे साथ साथ में, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। is a linear transformation, और VF और WF के बारे में भी लिख दे रही हूँ, where VF and WF are linear, are vector spaces over field F, are vector spaces over field F, are vector spaces over field F, ठीक है। तो रेंज स्पेस को कैसे डिफाइन किया जाता है देखो, देन रेंज स्पेस ऑफ T find F। बेटा अपना माइक म्यूट कर लो, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना। देन रेंज स्पेस of T is defined as, of T is defined as, जैसे इससे पहले हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। यहाँ पर रेंज ना होके रेंज स्पेस बोला गया है। क्यों बोला है ये फिर एक्सप्लेन करूंगी, पहले बता रही हूँ कि कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसको डिनोट किया जाता है रेंज स्पेस ऑफ टी को आर टी से, और ये आर टी होता है कलेक्शन ऑफ, देखो इतना तो आप लोग मुझे पहले खुद ही बता सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में रेंज यानी कि अगर डोमेन का एलिमेंट अगर अल्फा है, सपोज अल्फा बिलोंग करता है बी में, जो टी अल्फा है जो इसकी इमेज है वो कहाँ बिलोंग करेगी बताओ बेटा। अगर अल्फा आपका वी का एलिमेंट है तो टी अल्फा कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए टी अल्फा, यानी कि इमेज ऑफ अल्फा किसका एलिमेंट होना चाहिए, डब्ल्यू का ही तो डब्ल्यू का एलिमेंट होना चाहिए। तो रेंज स्पेस जो होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू ही होता है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे देखो, आर टी इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट, जो ये बीटा है बीटा इक्वल टू टी अल्फा, और जो अल्फा है अल्फा डोमेन का एलिमेंट होगा। तो इसके लिए देंगे वेयर अल्फा इज एलिमेंट ऑफ, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो देखा जाए ये मैथमेटिकल नोटेशन है। तो हमारे पास में रेंज स्पेस किसका कलेक्शन है, रेंज स्पेस है कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। जैसे रेंज होती है हमारे पास में किसी भी मैपिंग की, वैसे ही रेंज स्पेस होता है। जैसे रेंज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, वो होती है रेंज। वैसे यहाँ पे रेंज स्पेस में कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे डोमेन के एलिमेंट, वी के एलिमेंट्स की जो इमेजेस का कलेक्शन होता है वो रेंज स्पेस।
ठीक है। जैसे अगर अल्फा कोई अगर वी का एलिमेंट है तो अल्फा की जितनी अगर वी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस का कलेक्शन यानी कि टी अल्फा, तो हमने लिख दिया बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट, लेकिन डब्ल्यू के ऑल एलिमेंट्स नहीं आते हैं आर टी में, डब्ल्यू के सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। जैसे आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बता रही हूँ, अगर आपके पास में सपोज है 1 2 है डोमेन में एंड रेंज में हमारे पास में 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और 1 की इमेज है 3 एंड 2 की इमेज है 1, तो आप लोग मुझे बताओ कि इस एग्जांपल में डोमेन क्या है, जल्दी बताओ, एंड कोडोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ। बताओ डोमेन क्या है, 1 2 है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या बताओ, 1 2 3 4, ठीक है, और रेंज 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। तो वैसे ही रेंज स्पेस में भी, रेंज स्पेस में अगर सपोज ये वी के एलिमेंट है, ये डब्ल्यू के एलिमेंट है, तो रेंज स्पेस में डब्ल्यू के सिर्फ वो एलिमेंट आने वाले हैं जो वी के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, डब्ल्यू के सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे ही रेंज स्पेस है, तो ये तो कोडोमेन है हमारे पास में डब्ल्यू, लेकिन रेंज स्पेस होता है डब्ल्यू के सिर्फ उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो वी के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इज, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इज, जो रेंज स्पेस होता है दैट इज रेंज स्पेस इज कलेक्शन ऑफ, रेंज स्पेस इज कलेक्शन ऑफ all elements of W, all elements of W which are images of, which are images of any element of V, which are images of any element of V, any element of वेक्टर स्पेस V, ठीक है। ये होता है हमारा रेंज स्पेस। अब नल स्पेस की भी डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर उसके बाद 2 थ्योरम करेंगे। और नल स्पेस क्या होता है, देखो होता है हमारा, इंटर क्लास 12:30 तक पढ़ाऊंगी, फिर चलते हैं। चलो वो भी वेट कर रहे थे ना कॉलेज में, तब निकलेंगे, ठीक है पढ़ा, या अगर आप लोग जाके आ रहे हो तो फिर चलो, ठीक है साथ ही चले जाएंगे, ठीक है। तो नल स्पेस होता है हमारा, देखो जैसे रेंज स्पेस में था हमारा कि रेंज स्पेस था कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू विच आर इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ वी, ठीक है। तो नल स्पेस क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसको नल स्पेस भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका जीरो स्पेस। जीरो स्पेस से आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीरो स्पेस चलो छोड़ो, फिर खाली आप लोग कंफ्यूज हो गए। नल स्पेस और दूसरा नाम आप लोग उसका याद रखो कर्नल। मैं बताऊंगी कि मैंने नल स्पेस को जीरो स्पेस क्यों हटाया, क्योंकि जीरो स्पेस अलग है, नल स्पेस अलग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जीरो स्पेस इज ऑलवेज अ नल स्पेस, बट नल स्पेस इज नॉट ऑलवेज जीरो स्पेस, ठीक है। तो जब अभी जीरो स्पेस पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। तो हमारा जो नल स्पेस होता है, नल स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ T from VF to WF is a linear transformation, is a linear transformation. बेटा इसमें भी सेम चीज लिखनी है आपने, where VF and WF are vector spaces over field F, ठीक है। चलो मैं लिख दे रही हूँ, where VF and WF, where VF and WF are vector spaces over field F, over field F। तो उसके बाद नल स्पेस क्या होता है, देखो देन नल स्पेस ऑफ टी इज डिफाइंड एज, देन नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज डिफाइंड एज, देखो इसको डिनोट किया जाता है, नल स्पेस ऑफ टी को एन टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये किन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, देखो ये होता है डोमेन के एलिमेंट्स का कलेक्शन। देखिए कुछ कंडीशन होती है, अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा इक्वल टू 0,
लेकिन जो जीरो है, देखो टी अल्फा आप लोगों को पता है कि ये डब्ल्यू का एलिमेंट होता है, इमेज है, तो टी अल्फा इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो जो ये जीरो है ये भी जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू होगा, ठीक है, टी अल्फा इक्वल टू जीरो, वेयर, चलो इसको मैं लिख लेती हूँ, क्या लिखूं इसको, क्या नोटेशन दे सकते हैं इसके लिए, चलो ऐसे वेक्टर लगा दे रही हूँ, वेयर जीरो वेक्टर इज, जो ये है, दिस इज जीरो वेक्टर ऑफ, जीरो वेक्टर ऑफ, हम कराते हैं, सभी क्लास भी है ना, ठीक है तो करते ठीक रहे। है, ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में अब देखो इसको समझो कि क्या लिखा हुआ है, जैसे रेंज स्पेस में था कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी इमेजेस बन रही हैं उन सबका कलेक्शन होता है रेंज, लेकिन नल स्पेस में क्या होता है, नल स्पेस में आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन के वो एलिमेंट्स आएंगे जो, जैसे इसका भी अपना जीरो वेक्टर होगा, इस वेक्टर स्पेस का भी, इसका भी अपना जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इसको जीरो वेक्टर ऑफ वी ऐसे डिनोट कर ले रही हूँ, इसको जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू ऐसे डिनोट कर ले रही हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही डिनोट कर ले रही हूँ यहाँ पर भी, इसको लिख लेते हैं जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू एंड दिस इज जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो आप लोग देखो कि हमारे पास में डोमेन के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो डब्ल्यू के जीरो वेक्टर के साथ में मैप्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में, उनको हम बोलते हैं, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है नल स्पेस। जैसे एग्जांपल से आप लोग को बता रही हूँ, जैसे सपोज हमारे पास में एग्जांपल किस चीज का लूं, सपोज 0 1 2 3 4, और इसके पास में है 0 1 2 3, इसके पास में ये एलिमेंट्स, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को कराऊंगी कि जो जीरो वेक्टर, अगर ये वेक्टर स्पेस V है और ये W है, वैसे ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए थे, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, लेकिन वेक्टर स्पेस के केस में जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑलवेज मैप्ड होता है जीरो वेक्टर ऑफ W से, ठीक है। इसको मैं अभी इसका प्रूफ करा दूंगी। और हमारे पास में सपोज जो 1 है, 1 की इमेज भी जीरो है, ठीक है, एंड 3 की इमेज भी जीरो है, एंड 2 की इमेज को बना लेते हैं 3, एंड 4 की इमेज को बना लेते हैं 2, ठीक है। तो नल स्पेस अगर इसका लिखना पड़ेगा तो इसका नल स्पेस होगा, अब देखो उन सारे एलिमेंट्स को देखो जो W के जीरो वेक्टर के साथ में मैप्ड हो, जैसे जीरो तो हो ही रहा है, एक जीरो आ जाएगा, दूसरा 1 भी जीरो के साथ में मैप हो रहा है, 1 आ जाएगा, और हमने 3 को भी जीरो से मैप करा है, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस डोमेन के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो वेक्टर स्पेस W है, वेक्टर स्पेस W के जीरो वेक्टर के साथ में मैप्ड होते हैं, ठीक है। तो नल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V व्हिच आर मैप्ड विद जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस W, ठीक है। और रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W व्हिच आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V, ठीक है। देखो नल स्पेस है V के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो W के जीरो वेक्टर के साथ में मैप्ड होते हैं, और रेंज स्पेस है W के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो V के एलिमेंट्स की इमेजेस है, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो, अदरवाइज फिर मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इफ T from V to W is a linear transformation, then फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो T ऑफ जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ W। बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं ऐसे नोटेशन लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें लिख भी देना where जीरो V is जीरो वेक्टर ऑफ V, जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V, एंड जो जीरो W होता है ये होता है जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस W, ठीक है। तो फर्स्ट हमको ये प्रूफ करना है, सेकंड हमको प्रूफ करना है कि T ऑफ माइनस अल्फा अगर हमें कभी निकालना है तो वो ऑलवेज माइनस ऑफ T अल्फा के इक्वल होता है, और कौन सी फॉर्म करो T ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू दिस होता है। और वो सपोज कभी एग्जाम में आप लोग का प्रूफ करने के लिए आए और वो सपोज कभी हमारा प्रूफ करने के लिए आए
T of C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus Cn alpha n, तो ये होता है हमारे पास में C1 T टाइम्स alpha 1 plus C2 T टाइम्स alpha 2 plus Cn T टाइम्स alpha n। बहुत आसान से प्रूफ है इन तीनों के, तो इनको प्रूफ कर देते हैं। देखो पहले फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि हमारे पास में अगर सपोज कभी हमें निकालना हो, अगर हम सपोज, चलो इसको रफ कर रही हूँ, लेट अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू वी ले लिया, तो हमें पता है कि जो टी अल्फा है, टी अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। इस चीज में तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास में जो वेक्टर स्पेस वी है, इसका जीरो वेक्टर है ये, ठीक है। बस ये जीरो वी से अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, बस मैं इसको इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएट, दोनों को हम डिफरेंशिएट कर पाए कि जीरो वी इज जीरो वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस एंड जीरो डब्ल्यू इज वेक्टर स्पेस ऑफ दिस, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस वेक्टर में अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वही वेक्टर तो वापस मिलेगा ना, क्योंकि V अगर एक वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है, तो वो हमारे पास में एपिलियन ग्रुप है, अंडर एडिशन है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से हमारे पास में ये आ जाए। और ब्रैकेट में भी आपको रीजन देना है क्यों हुआ ये, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद अब इसमें चलो इसको वो साइड ऑपरेटर लगा लेते हैं, जीरो वी इक्वल्स टू टी टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो आप लोगों को पता है कि जो अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अब इस साइड में लिख दे रही हूँ, सिंस अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है टी टाइम्स अल्फा प्लस सी टाइम्स बीटा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा रही हूँ, टी टाइम्स अल्फा प्लस टी टाइम्स दिस इक्वल्स टू टी अल्फा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, चलो इसको इक्वेशन 2 मान रही हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान रही हूँ, इसको मान रही हूँ इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दिस टी अल्फा इज एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, वेक्टर स्पेस डब्ल्यू, और वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का जीरो वेक्टर है जीरो डब्ल्यू, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताना कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास में है जो टी अल्फा है, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore t alpha plus w का जीरो वेक्टर है जीरो w equals to t alpha लिख सकते हैं, because again w is a vector space and if w is a vector space so w is a abelian group under vector addition, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमारे पास में क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 देख लो पहले, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 थी हमारी टी अल्फा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी ऑफ जीरो वी, ठीक है, यानी कि जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वी, और राइट हैंड साइड में टी अल्फा है, तो ये सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास में टी अल्फा प्लस टी जीरो वी इक्वल टू ये आ जाएगा। हमारे पास आ गया टी अल्फा प्लस टी जीरो वी इक्वल टू टी अल्फा प्लस जीरो डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ये भी यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कैंसिल करके, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इन दोनों को बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो इट मींस टी अल्फा इज कैंसिल्ड बाय टी अल्फा, सो वी गेट टी टाइम्स जीरो वी इक्वल्स टू जीरो डब्ल्यू, ठीक है।
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को मिल गया है। इसका मतलब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है कि अगर टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W में, तो ऑलवेज जो ये जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V होगा वो ऑलवेज किसके साथ में मैप होता है, वो जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस W के साथ में मैप होता है। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को कल के एग्जाम्पल दोबारा से दिखाऊं ना, कल के जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे थे, ये देखो अगर इसको आप लोग जो आज आप लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी, अगर इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर आप लोग इसको चेक करना चाहो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें टी जीरो इक्वल टू जीरो ऑलवेज होता है, ठीक है। और आपको लोगों को ये क्लियरली डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि टी जीरो इक्वल टू जीरो पे जो डोमेन वाला जीरो है वो वेक्टर स्पेस का V का एलिमेंट है, और जो रेंज वाला एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस W का जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर इस फर्स्ट एग्जांपल में देखो, अब आप लोग ना मुझे पहले आर स्क्वायर का जीरो वेक्टर बताओ। आर स्क्वायर का जीरो वेक्टर होगा जीरो जीरो, और आर क्यूब का जीरो वेक्टर होगा जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अब इसकी इमेज निकाल के देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसको आप रो फॉर्म में भी लिख सकते हो और कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हो। रो फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो टी ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू हमको मिलेगा जीरो प्लस वन जीरो एंड जीरो प्लस जीरो, तो हमको मिल गया 1 0 0। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होता जब t 0 0 इक्वल्स टू हमको मिलता 0 0 0, जब हमको ये मिलता। लेकिन t 0 0 इक्वल टू हमको मिला 1 0 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0 0 0। तो अब आप लोगों को एक और तरीका मिल गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने, ठीक है। ऐसे जैसे थर्ड, अब सेकंड में तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ उतने से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसमें टी जीरो इक्वल टू जीरो होता है ऑलवेज, ठीक है। जैसे अब थर्ड एग्जांपल को अगर हम देखें, देखो इस थर्ड एग्जांपल में अगर हम टी जीरो जीरो निकालें तो वो आएगा जीरो स्क्वायर, इट मींस जीरो, जीरो स्क्वायर जीरो जीरो वन विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो ये आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है जो अभी हमने प्रूफ करी है कि हमारे पास में अगर टी फ्रॉम V टू W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टी जीरो इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई अगर एग्जाम ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए आए तो सबसे पहले आपने टी जीरो इक्वल टू जीरो देखना। अगर टी जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गारंटी नहीं। उसके आगे आप लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए जो कंडीशन है टी ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी टाइम्स टी अल्फा प्लस टी बीटा है कि नहीं चेक करना है, उतने से वो प्रूफ नहीं होता। लेकिन कोई अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो नेसेसरी है कि टी जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड को प्रूफ करते हैं। सेकंड में हमने प्रूफ करना है टी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी अल्फा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे, इसको प्रूफ करते हैं ऐसे। अब आप लोग बताओ कि अगर हम अल्फा में नेगेटिव ऑफ अल्फा को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, बताओ बताओ बेटा। जीरो। जीरो मिलेगा, ठीक है। जीरो तो आपने सही बोला, लेकिन ये जीरो किसका एलिमेंट होगा, वेक्टर स्पेस V का या W का? अगर टी का होगा, W का। नहीं बेटा। देखो V आप ये वाला अल्फा आपका V का एलिमेंट है, ये अल्फा भी माइनस अल्फा भी V का एलिमेंट है, क्योंकि क्यों होगा माइनस अल्फा भी V का एलिमेंट, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस V होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर अल्फा V का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी V का एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में आप ऐड करोगे तो जीरो वेक्टर भी तो V का ही तो मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V हमको मिलेगा। इसीलिए मैं ये अलग से आप लोगों को बुक में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये जीरो V आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा वेयर दिस जीरो इज जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो टी अल्फा प्लस दिस इक्वल टू टी ऑफ दिस, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से टी ऑफ अल्फा। बेटा आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है? बेटा वॉइस क्लियर है?
बेटा अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यस मैम। ओके, तो देखो अब हमारे पास में यहाँ से आ गया टी ऑफ एल्फा प्लस टी ऑफ माइनस एल्फा इक्वल टू, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है टी ऑफ जीरो वी इक्वल टू होता है जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि टी ऑफ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है टी ऑफ एल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। ठीक है, ये मैंने यूज किया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो मैं ये यूज करने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप में, टी ऑफ सी टाइम्स एल्फा इक्वल टू होता है सी टाइम्स टी ऑफ एल्फा। ठीक है, अब देखो टी ऑफ एल्फा प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी ऑफ माइनस वन इंटू एल्फा, ऐसे लिख रही हूँ। और ये तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जस्ट अभी प्रूफ करा है कि टी ऑफ जीरो वी इक्वल टू जीरो डब्ल्यू, ये भी आप लोग ब्रैकेट में लिख देना, सिंस टी ऑफ जीरो वी इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू होता है हमारे पास में। ठीक है, तो अब हमारे पास में आ गया टी ऑफ एल्फा प्लस सी टाइम्स टी अल्फा, सी है माइनस वन कॉमन आ गया टी एल्फा। अच्छा, मैंने जो प्रूफ करवाना था उसके लिए मुझे ये करने की शायद जरूरत नहीं थी। हाँ, जो प्रूफ करना है उसके लिए इसकी जरूरत नहीं बेटा, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, टी ऑफ माइनस एल्फा, अब देखो हमारे पास में टी ऑफ माइनस एल्फा इक्वल टू निकालना था, तो टी ऑफ माइनस एल्फा इक्वल टू हमारे पास आ गया जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू माइनस टी ऑफ एल्फा। ठीक है, अब ये टी अल्फा भी आप लोग को पता है कि ये टी अल्फा, अगर अल्फा हमारा बी का एलिमेंट है, अगर अल्फा बी का एलिमेंट है तो आपको पता है कि जो टी अल्फा होता है वो डब्ल्यू का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी डब्ल्यू के एलिमेंट में अगर उसके जीरो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ टी अल्फा के, तो प्रूफ हो गया टी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी अल्फा। अब यहाँ से आप लोगों को वेक्टर स्पेस में क्या हेल्प मिलती है, जैसे टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो से आपको ये हेल्प मिलती है कि जीरो वेक्टर ऑफ, जो अगर हमारे पास में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v2w, तो जो इसका जीरो वेक्टर होता है वो इसके जीरो वेक्टर के साथ में मैप्ड होता है। ठीक है, या इस वाली प्रॉपर्टी से तो इसका पता चला था। अब जो सेकंड हमने प्रूफ किया उससे क्या पता चल रहा है हमको, अगर अल्फा कोई v का एलिमेंट है, अल्फा कोई वी का एलिमेंट है और जो उसकी इमेज है वो टी अल्फा है, तो अगर हमें सपोज इन केस माइनस ऑफ अल्फा की अगर इमेज निकालनी है तो माइनस ऑफ अल्फा जो मैप होगा वो मैप्ड होता है माइनस ऑफ टी अल्फा के साथ में। ठीक है, अब जो लास्ट प्रूफ करना था उसको बता रही हूँ, तीनों लेकिन एग्जाम के पर्पज से प्रूफ भी बहुत आसान से हैं लेकिन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने ये अच्छे से करने हैं। अब लास्ट को प्रूफ कर रही हूँ, लास्ट में हमने प्रूफ करना था, जो मैंने थर्ड पार्ट लिखा था थ्योरम का, उसमें हमने प्रूफ करना था टी ऑफ सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू प्लस अप टू सोन सी एन अल्फा एन इक्वल्स टू सी वन टी टाइम्स अल्फा वन प्लस सी टू टी टाइम्स अल्फा टू प्लस सी एन टी टाइम्स अल्फा एन। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो इसको बेटा हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हम प्रूफ करेंगे। याद है वैसे किसी को कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में था, क्या करते थे उसमें? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? शायद बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी ना, तो अभी क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम थोड़ी थोड़ी कट रही है। हाँ बेटा, वो आज मौसम खराब है ना, उस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है। अभी आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो क्लास स्टार्ट करती हूँ। बताओ, वॉइस क्लियर है? मैम बीच बीच में चले जा रही है, अभी तो क्लियर है थोड़ी। ओके ओके, अभी क्लियर है तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस वाली थ्योरम को कर लेते हैं। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो, हम क्या करते हैं, जो भी गिवन स्टेटमेंट होता है उसको पीएन करके सपोज करते थे, जैसे 11th में करते थे वैसे बता रही हूँ। ठीक है, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको पीएन करके सपोज करते हैं। तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो प्रूफ करना है लास्ट पे मैंने लिखा ही हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो इसको प्रूफ करना है इसी को डायरेक्ट में पीएन करके लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग क्लास 11th की अगर बुक देखोगे तो आपको यही स्टेप्स उसमें मिलेंगे
क्योंकि 11th में जैसे हमने सीखा था वैसे कराऊंगी तो आपको शायद आ जाएगा, इसलिए मैं इसको वैसे करा रही हूँ। ठीक है, इसको हम pn करके सपोज करते हैं, फिर हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए जब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो t ऑफ c1 अल्फा 1 आ जाएगा। हमें पता है कि t ऑफ c टाइम्स अल्फा क्या होता है, c टाइम्स अल्फा होता है, तो t ऑफ c1 अल्फा 1 आ जाएगा c1 t टाइम्स अल्फा 1। ठीक है, तो देखो n इक्वल टू 1 के लिए जो अगर p1 में n इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो t ऑफ c1 अल्फा 1 इक्वल टू c1 t टाइम्स अल्फा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे विच इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि t टाइम्स c अल्फा इक्वल टू c टाइम्स t अल्फा होता है, विच इज ट्रू। और वैसे n इक्वल टू 2 के लिए देखने की जरूरत नहीं होती है, इतने से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं n इक्वल टू 2 के लिए भी चलो आपको लिखा दे रही हूँ। n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t ऑफ c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2। ठीक है, अब हम t ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है t अल्फा प्लस t बीटा, तो इसमें वो प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, तो आ जाएगा t ऑफ c1 अल्फा 1 प्लस t ऑफ c2 अल्फा 2। ये क्यों आया, सिंस t ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू t ऑफ अल्फा प्लस t ऑफ बीटा। ठीक है, अब अगेन इसमें अप्लाई कर रही हूँ, t ऑफ c टाइम्स अल्फा होता है c1 c टाइम्स t अल्फा c1 t अल्फा 1 प्लस c2 t टाइम्स अल्फा 2। तो इसके लिए भी लिख लेना, सिंस t ऑफ c अल्फा इक्वल्स टू c टाइम्स t अल्फा। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू 2 के केस पे अगर जो ये है p2 इक्वल टू t c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 इक्वल टू c1 t अल्फा 1 प्लस c2 t अल्फा 2 आता, वही हमारे पास में आया है, तो इसके लिए हम अगेन ले देंगे विच इज ट्रू। अब हम सपोज करते हैं कि सपोज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, सपोज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू for n equal to k, true for n equals to k। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं, तो n equals to k के लिए अगर ये ट्रू होता है तो इट मीन्स हमारे पास में क्या होगा, t ऑफ c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस ck अल्फा k इक्वल्स टू हमारे पास होगा बेटा, अभी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है या वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम कट रही है, मैम बहुत कट रही है, आप रिकॉर्ड कर लो, हम लिंक से देख लेंगे मैम। ठीक है बेटा, लेकिन चलो जितना टाइम बचा है मैं फिर भी अगर आप लोग सुन लोगे तो रिकॉर्डिंग भी समझने में आसानी होगी, तो इसको समझ लो क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रूफ रह गया है। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि सपोज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो आप लोग को याद है 11th में फिर हम क्या कोशिश करते थे, इसको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाने की कोशिश करते। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, अब इसको हम k प्लस 1 के लिए ट्रू है ये दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 सपोज कर ले रही हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर रही हूँ, इसको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही दिखाना है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ उसको। t ऑफ c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस ck अल्फा k, इतने के लिए तो हमने ट्रू है सपोज किया है, अब हमें दिखाना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू, अल्फा k प्लस 1। ठीक है, तो अभी इसके लिए ट्रू कब होगा, जब इसके लिए हम प्रूफ कर पाएंगे कि c1 t टाइम्स अल्फा 1 प्लस c2 t टाइम्स अल्फा 2 प्लस ck t टाइम्स अल्फा k प्लस अप टू प्लस ck प्लस 1 t टाइम्स अल्फा k प्लस 1, ये हमें दिखाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं ये काम कर रही हूँ बेटा, इसमें जो ये पूरा का पूरा टर्म है यहाँ तक, इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ अल्फा समझो
और इसको बीटा के जैसे ट्रीट करो, ठीक है। तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा होता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ, इसको पूरा अल्फा लेना है, टी ऑफ C1 अल्फा 1 प्लस अप टू सोन सी के अल्फा के प्लस टी ऑफ सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो लास्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हमने जिसको सपोज किया था, एक बार मैं आपको फिर से इक्वेशन 1 दिखा दे रही हूँ। इक्वेशन 1 में हमने सपोज किया था कि ये n इक्वल टू के के लिए ट्रू है, n इक्वल टू के के लिए ट्रू आने पे इक्वेशन 1 से आया था टी ऑफ C1 अल्फा 1 प्लस सी के अल्फा के इक्वल टू C1 टी अल्फा 1 प्लस C2 टी अल्फा 2 अप टू सो सी के टी अल्फा के, ठीक है। तो इसका यूज कर रहे हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास में आ जाएगा C1 टी अल्फा 1 प्लस C2 टी टाइम्स अल्फा 2 प्लस अप टू सोन सी के टी टाइम्स अल्फा के, ठीक है। और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ टी ऑफ सी अल्फा होता है सी टाइम्स टी अल्फा, तो सी टाइम्स टी अल्फा यानी कि सी के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 1। अब कहाँ से यूज किया है वो लिख दे रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है एंड हमने इसमें यूज किया है कि टी ऑफ सी अल्फा इक्वल्स टू सी टाइम्स टी अल्फा। ये कहाँ पे यूज किया है, ये यूज किया है इस वाले टर्म पे, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो आपने क्या प्रूव कर दिया, टी ऑफ C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस अप टू सोन सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 इक्वल्स टू प्रूव कर दिया है C1 टी अल्फा 1 C2 टी अल्फा 2 प्लस अप टू सोन सी के प्लस 1 टी के प्लस 1। तो हमने इट मीन्स जो Pn गिवन स्टेटमेंट था उसको n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखते थे therefore given statement is true, given statement is true for n equals to k plus 1। फिर हम लास्ट में लिखते थे, क्लास 11th की बुक देख लेना आप लोग, अगर आप लोग भूल गए हो, मैं सेम लिखा रही हूँ जैसे 11th में काम करते थे ताकि आपको याद आए।